एज ए न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये वीक न्यूक्लियोफाइल बन गया। क्यों? क्योंकि अगर अकेला सॉल्वेंट में रह नहीं सकता, इसके इर्द गिर्द क्या होंगे, फ्लोराइड के इर्द गिर्द बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये एक बड़ी स्पीशी बन जाएगी, और जब ये एक बड़ी स्पीशी बन जाएगी तो बड़ी स्पीशी का कार्बन तक पहुंचना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इस बड़ी स्पीशी का कार्बन तक पहुंचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इस बड़ी स्पीशी का कार्बन तक पहुंचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, चारों तरफ से गिर जाएगा। दूसरी जानब अगर आयोडाइड कहा जाए तो जितना है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल इतने नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक बड़े साइज में इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, लिहाजा ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर इसका पहुंचना आसान है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। तो फ्लोराइड इस एतबार से वीक न्यूक्लियोफाइल बना, क्योंकि इसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल घेरे में इसको ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्वेंट हो, लेकिन अगर हमारे पास सॉल्वेंट हो एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट हो, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट हो, तो वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर सकता। जैसा कि डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसमें मैंने बताया था कि इसका जो पॉजिटिव एंड है वो इतना काम ही नहीं करता, लिहाजा ये न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो न्यूक्लियोफाइल जैसा है, जितनी पावर का है उतनी पावर एक्ट करेगा ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी पर असरअंदाज नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी पर असरअंदाज नहीं होगा। एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, यानी कि ये सिर्फ कार्बोकेटाइन को ही, ये सिर्फ कार्बोकेटाइन को ही असरअंदाज करेगा, किसी दूसरे को असरअंदाज नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल को असरअंदाज नहीं करेगा। आज का असल में मेन हमारे पास टॉपिक है जी एलिमिनेशन। आज हमारे पास मेन टॉपिक है एलिमिनेशन। इसको अब हमने जरा तवज्जो के साथ समझना है। याद रखें कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का एक अहम रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसे सिंपल एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसमें दो एडजेसेंट एटम से दो एटम निकलते हैं और उसका नतीजा मल्टीपल बॉन्ड होता है। मसलन ये हमारे पास दो कार्बन है, एक का नाम अल्फा कार्बन और एक का नाम बीटा कार्बन है। इसकी एक हाइड्रोजन को अलग से लिख लेते हैं, ये बीटा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये अल्फा कार्बन होगी, ये बीटा। तो इसमें दो एडजेसेंट कार्बन से, अल्फा कार्बन से क्लोरीन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, और अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और साथ में अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है। चूंकि इसमें बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इस वजह से इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, और इसको 1-2 एलिमिनेशन, इस एलिमिनेशन को 1-2 एलिमिनेशन, इस एलिमिनेशन को 1-2 एलिमिनेशन, या फिर इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। 1-2 एलिमिनेशन या फिर इसको बीटा एलिमिनेशन भी इसी को हम कहते हैं। कहता है अल्फा एलिमिनेशन भी होती है, जैसा कि क्लोरोफॉर्म, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CaCl3, इसी कार्बन से क्लोरीन और इसी कार्बन से H निकल जाए, इसी कार्बन से क्लोरीन और इसी कार्बन से H निकल जाए। जरा एक H और क्लोरीन को हम अलग अलग से लिख लेते हैं, दो क्लोरीन इस तरह से साथ में और एक क्लोरीन और एक H को हमने अलग से लिख लिया। जब ये यहां से एलिमिनेट होगा, इसको इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया, तो इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस आयन, ये जो हमारे पास स्पीशी बनी है इसको हम कहते हैं कार्बीन, और चूंकि 2 क्लोरीन अटैच है इस वजह से इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं डाइक्लोरोकार्बीन प्लस HCl। चूंकि एक ही कार्बन से हाइड्रोजन गई, एक ही कार्बन से क्लोरीन, इसको 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन, या फिर इसको हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन, या फिर इसको क्या नाम देते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है, और इसका नतीजा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव
कार्बीन बनता है, और कार्बीन जो है ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब अल्फा एलिमिनेशन भी हो सकती है और बीटा एलिमिनेशन भी हो सकती है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ बीटा एलिमिनेशन है। बीटा एलिमिनेशन यानी 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन में क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है जी? मैकेनिज्म आपको पता है कि इसका भी मैकेनिज्म है जिसको E1 और SN1 हम जस्ट लाइक SN1 और SN2 की तरह ये भी E1 और E2 होती है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। बीटा एलिमिनेशन में वन ग्रुप जाता है यहां से और इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। जाने वाले को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। पहले भी हमने कहा था जाने वाले को क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। या फिर जाने वाले को चूंकि न्यूक्लियोफाइल के जेर असर वो क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल के जेर असर जो जाए, जो खुद भी न्यूक्लियोफाइल हो, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। उसको हम नाम के देते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। जाने वाले का नाम है न्यूक्लियोफ्यूज। तो एक तो लिविंग ग्रुप ये जाता है और दूसरा इसमें हाइड्रोजन जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक तो लिविंग ग्रुप जाता ही जाता है, साथ में हाइड्रोजन जाता है। और मैंने बोला SN1 SN2 की तरह ये भी E1 और E2 है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म SN1 की तरह E1 का पहला स्टेप सेम होता है। SN1 की तरह E1 का पहला स्टेप सेम है। और पहला स्टेप क्या है? रिवर्सिबल आयोनाइजेशन है, और जिससे कार्बोकेटाइन बनता है और इसमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। जो स्टेप 1 है उसमें रिवर्सिबल आयोनाइजेशन है और कार्बोकेटाइन का बनना है। रिवर्सिबल आयोनाइजेशन है और कार्बोकेटाइन का बनना है। रिवर्सिबल आयोनाइजेशन है और कार्बोकेटाइन का बनना है। और ये प्रोसेस कौन सा होता है? स्लो होता है। ये प्रोसेस क्या होता है? स्लो। और इस तरह से CH3 और CH3 और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट प्लस Br नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप सेम हो गया। बस दूसरे स्टेप में होता है कि SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां अटैक करेगा, लेकिन अगर E1 है तो वो इनमें से किसी एक बीटा कार्बन की हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अब जो अटैक करेगा उसे हम नाम क्या देंगे? बेस। क्योंकि हमने कहा था कि जब अटैक प्रोटॉन पर होगा तो फिर नाम क्या बनेगा? बेस बनेगा। अटैक जब प्रोटॉन पर होगा तो नाम क्या होगा? इसका बेस होगा। इसलिए हम उसको इसी एतबार से लिख लेते हैं। दूसरा स्टेप ये CH3 और ये भी CH3। कार्बोकेटाइन को इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारे पास CH3 और ये हमारे पास CH3 और इस पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और ये जो एक कार्बन है इसकी एक हाइड्रोजन को हम अलग से लिख लेते हैं, CH2, और इसकी एक हाइड्रोजन को अलग से लिख लेते हैं। और इसके ऊपर जो अटैक करेगा उसका नाम क्या होगा? बेस। तो बेस क्या करेगी? अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोटॉन को देगी और प्रोटॉन का जो बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह से दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट जो बनेगी उसका नाम क्या होगा? अल्कीन। दूसरे स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगी इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? अल्कीन। और प्लस कौन सी चीज बन जाएगी हमारे पास? BH। प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास? BH पॉजिटिव। प्लस क्या बन जाएगा? BH पॉजिटिव। तो ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप होगा। उसी तरह से हम बातें करेंगे कि ये जो फास्ट स्टेप है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होगा। जो स्लो स्टेप है वही क्या होगा? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। और स्लो स्टेप में चूंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इस वजह से इसका नाम क्या है? E1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर। E1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर। और इसका रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, लिहाजा इसका जो ऑर्डर है वो भी 1, मॉलिक्यूलरिटी भी 1, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो एलिमिनेशन देंगे। लेकिन कहता है एक बात ज़हन में रखनी है कि एलिमिनेशन और ये जो हमारे पास होती है सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों प्रोसेस बैक वक्त हो जाते हैं। और अगर सॉल्वेंट इस्तेमाल हो जाए एज ए न्यूक्लियोफाइल तो उसके लिए हमने वर्ड बोला था सॉल्वोलाइसिस। क्या बोला था? सॉल्वोलाइसिस। और सॉल्वोलाइसिस में जैसे ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड,
इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाए, मतलब ये Br रिप्लेस हो जाए, इसकी जगह OH आ जाए अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, तो ये क्या कर सकता है कि इसकी जगह पर OH आ जाए, तो हम इसको कहेंगे कि ये कौन सा काम हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। और यहां से अगर Br और इसमें से किसी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चली जाए, तो फिर इसको हम नाम क्या देंगे, CH3। फिर इसको हम नाम क्या देंगे, फिर इसको नाम क्या देंगे, एलिमिनेशन। या कहां से चला जाए तो फिर इसको नाम क्या देंगे, तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही हो रही होती है। अब इनमें से ज्यादा कौन सी होनी है, कम कौन सी होनी है, ये कंट्रोल किया जा सकता है विद मैकेनिज्म। हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज का रोल कितना है इसमें। अब इसमें जब हम देखते हैं हमारे पास है इसका रेट, जब हम देखते हैं तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है, K1 ले लें क्योंकि पहले स्टेप के रेट, और इनटू टर्शरी ब्यूटाइल, ये क्या नाम है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसकी पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1। उसके बाद कहते हैं अनदर एविडेंस, पेज नंबर 228 पे कहता है अनदर एविडेंस फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट कैन रीअरेंज। कार्बोकेटाइन का बनना यहां से भी पता चलता है कि ये रीअरेंजमेंट की तरफ ही जाता है, प्रोटॉन लूज करने से पहले रीअरेंजमेंट भी हो जाती है। मसलन रीअरेंजमेंट के एतबार से इसमें चूंकि कार्बोकेटाइन बनता है, लिहाजा इसमें क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। याद रखें रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर सेकेंडरी है तो वो टर्शरी में जा सकता है, तो वो टर्शरी में चला जाएगा। अगर प्राइमरी है तो वो सेकेंडरी में चला जाएगा, और अगर वो सेकेंडरी है तो टर्शरी में चला जाएगा अगर उसमें कैपेसिटी हुई। ये हमारे पास है एक कंपाउंड, नाम लिख सकते हैं इसका, इसका नाम है 2 ब्रोमो, नाम लिखने जरा, इसका है 2 ब्रोमो और 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और जैसे इसे पहले स्टेप में ये ब्रोमाइड लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आगे बराह रास्त, ये कार्बन आगे बराह रास्त 2 कार्बन से जुड़ी है। अब होगा क्या कि यहां से ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन को, और जब यहां पर ट्रांसफर होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यानी दूसरे स्टेप में जाने की बजाय ये कार्बोकेटाइन पहले किस में जाएगा, रीअरेंजमेंट। दूसरे स्टेप में जाने की बजाय ये पहले किस में जाएगा, रीअरेंजमेंट की तरफ जाएगा। तो इस स्टेप में पहले रीअरेंजमेंट हो जाएगी, इस स्टेप में पहले क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट। इस स्टेप में पहले क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो जाएगा मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट। इस स्टेप में पहले क्या होगी, रीअरेंजमेंट। तो ये कार्बोकेट ये यहां से इधर ट्रांसफर हो गया, रीअरेंजमेंट हुई और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। रीअरेंजमेंट हुई और ये क्या बन गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट होगी और ये क्या बन गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब इस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में अब एलिमिनेशन होगी। अब जरा देखें एलिमिनेशन कैसे होगी, कि यहां पर अब देखें इसके साथ 3 बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी बीटा कार्बन है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर हमारे पास है सेटजेफ रूल। क्या रूल का नाम क्या होगा, सेटजेफ रूल। ये भी हम अगले पेज पर पढ़ेंगे। ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो तो फिर उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन छीने जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या है, कम है। अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो तो फिर उस कार्बन से हाइड्रोजन छीने जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ये कार्बन, तो इससे क्या छीनेंगे हम, हाइड्रोजन। तो CH3 अगर हम इसे बनाएं तो कैसे बनाएंगे इसको जी, ये CH3 और इसके साथ CH3, ये कार्बन बना दी, ये कार्बन, और इसका और इसके दरमियान क्या बन जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड,
और आगे ये कार्बन किसके साथ अटैच है, 2 मिथाइल के साथ, तो इसके साथ भी 2 मिथाइल लिखी। तो ये हमें एविडेंस मिल गई, ये हमें क्या मिल गई, एविडेंस मिल गई कि वाकई ही, ये हमें एविडेंस मिल गई कि वाकई ही इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, वाकई ही इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, चूंकि रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट ये बन रही है, रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट ये बन रही है, जो इस चीज की कंफर्मेशन है कि E1 में कार्बोकेटाइन वाकई ही बनता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो हमारे पास मैकेनिज्म कौन सा है, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म ये भी एक ही स्टेप में होता है और वही रेडिटर्मिनिंग स्टेप होता है और उसके अंदर चुपके 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से इसको बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, इस वजह से इसको बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट में 5 एटम इन्वॉल्व होते हैं। देखें इसमें OH नेगेटिव, और मैंने आपसे कहा था इस वक्त इस OH नेगेटिव का नाम क्या है, बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि इस वक्त हमने इसको अटैक कहां पर करवाना है, प्रोटॉन के ऊपर। जब ये अटैक प्रोटॉन पर करेगा तो फिर इसका नाम क्या होगा, बेस होगा। ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि ये जब इसके ऊपर अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये Br यहां से बॉन्ड लेकर जाएगा। लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें ये बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे होंगे और बॉन्ड टूटते हुए भी नजर आ रहे होंगे। मसलन इस ट्रांजिशन स्टेट में एक तो OH बेस इन्वॉल्व होगी, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस बेस का ये बॉन्ड बन रहा है। किसके साथ बॉन्ड बन रहा है, प्रोटॉन के साथ, और ये प्रोटॉन का ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ये बीटा कार्बन से, और बीटा कार्बन का एक तो पक्का पक्का बॉन्ड है अल्फा के साथ और एक ये कच्चा पक्का क्या हो रहा है, बन रहा है, CH2। और इसी तरह से यहां से ये Br क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा इसको भी हम किससे शो करेंगे, डॉटर लाइन से। तो ये जो ट्रांजिशन है इसमें 5 ग्रुप इन्वॉल्व है। कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व है, अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन और बेस और लिविंग ग्रुप, 5 एटम इन्वॉल्व है। और इसमें कितने इन्वॉल्व है, 5 एटम, अल्फा बीटा कार्बन, अल्फा बीटा कार्बन, अल्फा बीटा कार्बन, और कौन इन्वॉल्व है, डिपार्टिंग एटम, कौन सा इन्वॉल्व है, डिपार्टिंग एटम, और बीटा हाइड्रोजन और बेस जिसने अटैक करना है, बेस जिसने अटैक करना है। अब इसके लिए एक अहम चीज ये है कि ये जो इसके लिए E2 मैकेनिज्म के लिए ये जो मॉलिक्यूल है इसे ट्रांस हालत में होना चाहिए, यानी लिविंग ग्रुप इस हालत में है, लिविंग ग्रुप अगर इस हालत में है, और दूसरा जो H है वो ट्रांसपोजिशन में, यानी लिविंग ग्रुप और ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लिविंग ग्रुप इस डायरेक्शन में है, लिविंग ग्रुप इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ट्रांसपोजिशन में होना चाहिए। किस पोजीशन में होना चाहिए, ट्रांसपोजिशन में। यहां पर एक वर्ड यूज करता है जी, फेवरेबल कन्फर्मेशन। ये एक लाइन है जिसको आगे चल के ना हम स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, वहां इसे पूछ लेंगे क्योंकि यहाँ उसकी डिटेल में हमारा टॉपिक पीछे रह जाएगा। एक होता है कॉन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म, एक होती है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, और उसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनती हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लें, एंटी पेरीप्लेनर, वहां पर इसको समझाएंगे, एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में। लेकिन इसमें सिंपल अभी आपके लिए बात क्या है कि ये दोनों जो लिविंग ग्रुप है ये किस फॉर्म में होने चाहिए, ट्रांसफॉर्म, और उसकी एविडेंस हमें मिलती है। एक कंपाउंड है हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड और एक मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड, उसमें क्लोरो ग्रुप अटैच है तो नाम है उसका 2 क्लोरो मैलिक एसिड और 2 क्लोरो फ्यूमेरिक एसिड। ये दो जरा बना लेते हैं हम, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड इस तरह से बना लें, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम इस तरह से बना लें, ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड, और इसमें एक अटैच है, ये उस तरह से बना लें जिस तरह हम बना रहे हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें एक अटैच है हमारे पास क्लोरीन, और एक यहाँ पर अटैच है COOH, और इसका नाम यहाँ पर भी है COOH, और यहाँ पर इसके क्या है हमारे पास H है। इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम क्या है, क्लोरो मैलिक एसिड।
क्लोरोमेलिक एसिड। और कहता है ये इतना फास्ट एलिमिनेशन नहीं करता जितनी फास्ट एलिमिनेशन इसका ट्रांस प्रोडक्ट करता है। ट्रांस में क्या होगा कि यहाँ क्लोरीन है तो H कहाँ होगी इसकी अपोजिट साइड, ये इसका COOH, ये नाम लिख लेना आपने क्योंकि नाम नहीं लिखे हुए इसने। और यहाँ पर ये क्या है, ये सॉरी यहाँ पर क्या है, ये H, और ये H किस फॉर्म में, ये अपोजिट फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म। इसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड, इसका नाम है क्लोरोफ्यूमेरिक एसिड। और क्लोरोफ्यूमेरिक एसिड में चूंकि हमारी कंडीशन पूरी है, ट्रांसफॉर्म में मौजूद है, लिहाजा इसकी जो एलिमिनेशन है वो कहता है 50 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। इसमें एलिमिनेशन क्लोरोफ्यूमेरिक एसिड की एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन होगी तो क्या होगा, यहां से H और यहां से क्लोरीन, इसमें भी ऐसे ही होना है H और क्लोरीन, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या आ जाना है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाना है। इन दोनों से जो प्रोडक्ट बननी है वो सेम बननी है, यानी कार्बन कार्बन में क्या आ जाना है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाना है, कार्बन कार्बन में क्या आ जाना है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाना है, और ये लीनियर हो जाएगा कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो है क्लोरोफ्यूमेरिक एसिड, इसकी एलिमिनेशन 50 टाइम फास्टर होगी देन इट्स आइसोमर क्लोरोमेलिक एसिड, क्लोरोमेलिक एसिड। उसके बाद कहता है कि एनी स्पीशी नेगेटिवली चार्ज दैट कैरीज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फंक्शन एज बोथ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। कहता है बेस भी बन सकती है और वो न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पेयर है। बस फर्क हमने बताया क्या है कि बेस होगी तो प्रोटॉन पर अटैक करेगी, और अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक कहां पर करेगा, अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक कहां पर करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। ये पेज नंबर 228 पर आखिरी पैराग्राफ है, कहता है एनी स्पीशी न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज दैट कैरीज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फंक्शन एज बोथ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, whereas basicity is the affinity for proton। अंडरलाइन कर सकते हैं कि बेसिसिटी क्या है, एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड टू कार्बन एटम। बेसिसिटी है प्रोटॉन के साथ प्यार, और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कार्बन के साथ बॉन्ड। अब बेस देयरफॉर अटैक्स हाइड्रोजन एटम on elimination reaction, or nucleophile attack carbon atom in substitution reaction. Basicity is an equilibrium phenomena and is a measure of a proportion of proton attached to the base at equilibrium. Or whereas nucleophilicity is kinetic phenomena and measure of the rate at which a nucleophile attacks a carbon atom. E2 में जो है वो रेट किस पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पर भी और बेस पर भी, अल्काइल हैलाइड पर भी और किस पर अटैक करता है, बेस पर भी अटैक करता है। अब आगे एक कंपाउंड हमें दे रहा है, कहता है जी जब हाइड्रोजन हम यूज करते हैं, पेज नंबर 229 पे आ जाएं जरा, कि हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोजन की जगह पर 3 जब हम क्या यूज करें, ड्यूटेरियम। कहता है हाइड्रोजन इज पुल्ड ऑफ, हाइड्रोजन निकलता है इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, is evident from the fact that when it is replaced by deuterium the rate of the reaction decreases by a factor of 3 to 8। कहता है इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होती है, हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होती है। इस चीज का हमें कहां से पता चलता है, कहता है जब हम रेट डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन की बजाय ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हैं तो रेट कम पड़ जाता है, 3 से 8 गुना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्लोअर, कार्बन का ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक होना क्या है, स्लो है, क्योंकि ड्यूटेरियम बड़े साइज में है, कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक उसका स्ट्रॉन्ग बन जाता है। देन द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अंडर सिमिलर कंडीशन, दिस इफेक्ट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, क्योंकि आइसोटोप इन्वॉल्व है। अ काइनेटिक इफेक्ट ऑफ 6.7 was observed in the reaction involving elimination of HBr from 2-bromopropane। देखिए इस रिएक्शन में कहता है ये हमारे पास तीनों हाइड्रोजन है, इसके साथ कार्बन के दोनों कार्बन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन, इसका नाम है हमारे पास आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसका सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दें, मतलब ये बेस एलिमिनेशन का काम करेगी, और इसका जो रेट है एथेनॉल की मौजूदगी में ये एलिमिनेशन होगी। इसका जो रेट है उसको हम कह रहे हैं KH, और यहाँ से Br और यहाँ से कहीं से H रिमूव होगी, और इस तरह से हमारे पास क्या बनेगी, प्रोपीन बन जाएगी। प्लस प्रोडक्ट जो भी बनेगी उससे हमें गर्ज नहीं है, हम रेट डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब इसकी जगह अगर ड्यूटेरियम आ जाए
इसकी जगह पर क्या आ जाए, ड्यूटेरियम। और अगर इसकी जगह ड्यूटेरियम आ जाते हैं तो कहता है ये रेट फिर इसी तरह सोडियम इथोक्साइड की मौजूदगी में और उसी तरह एथानॉल, लेकिन इसको हम केडी से नाम दे रहे हैं और बनेगी इससे भी क्या बननी है, प्रोपीन ही बननी है। लेकिन कहता है इसका जो रेट है KH वो ग्रेटर होगा देन केडी और कितना ज्यादा होगा, 6.7 टाइम ज्यादा। ठीक है जी, अगर कोई बात करना चाहती है तो वो बात कर सकती है। लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया और नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी हिस्सा हम कल करेंगे।